मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल आज बदलकर हो गया है पॉलिसी सेंट्रल। जी हां, आरबीआई की पॉलिसी जो आई है। आज के कार्यक्रम में हम अंशुमान जी से समझेंगे, चर्चा करेंगे आरबीआई पॉलिसी की हर बारीक चीज पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पॉलिसी समझें, बात आगे बढ़ाएं, बजट के बाद आए सबसे कीमती दस्तावेज को टटोलें। उससे पहले देखिए आज शो में खास क्या है। तो आज सबसे पहले चर्चा होगी ग्रोथ पर। क्यों आरबीआई और सरकार के सुर इस मुद्दे पर अलग अलग हैं। फिर सस्ते कर्ज पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे और बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर। रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए ग्रोथ का अनुमान जो जारी किया है वो सरकार के अनुमान से कम है। रिजर्व बैंक का मानना है अगले वित्त वर्ष में 2022-23 में भारत की जीडीपी 7.4% से बढ़ेगी। सर, बजट में से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसमें सरकार को उम्मीद थी आर्थिक विकास की दर 8% से ऊपर रहेगी। आरबीआई कह रहा है नीचे रहेगी। एक ही मुद्दे पर ये दो अलग अलग संस्थाएं जिनको सबसे ज्यादा भरोसा जिन पर किया जा सकता है, सुर अलग अलग क्यों हैं? शुभम, आरबीआई गवर्नर ने आज लता मंगेशकर के गाने का जो सॉन्ग है गाइड का, जिसे शैलेंद्र ने लिखा है आज फिर जीने की तमन्ना है, उसकी एक लाइन का उल्लेख करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी। और वो गाना, ये सॉन्ग जो शैलेंद्र का बहुत प्रसिद्ध गाइड फिल्म का जो सॉन्ग है, ये एक किस्म के ऑप्टिमिज्म की, एक किस्म के आशावाद की प्रस्तुति है। पर जब हम पॉलिसी डिकोड कर रहे थे 10 बजे पॉलिसी आने के बाद, तो मुझे इस गाने का एक दूसरा स्टेंजा लगा जो ज़्यादा मुफीद है इस पॉलिसी के ऊपर कि मैं हूँ गुबार या तूफ़ान हूँ, मैं हूँ गुबार या तूफ़ान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफ़र में खो ना जाऊँ कहीं रास्ता नया। ये जो शैलेंद्र के गीत का ये स्टेंजा है, ये पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी हमें बताती है रास्ता नया है। और ये दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ाने का, महंगाई का, एक पूरी पीढ़ी ने दुनिया में महंगी ब्याज दरें, महंगाई नहीं देखी 10, 12, 15 साल में। यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर की हमेशा सबसे बड़ी दुविधा होती है। मनी सेंट्रल में जब भी हम बात करते रहे हैं तो हमने इससे पहले भी कहा था कि जब बजट आया तो आरबीआई के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी और रिजर्व बैंक गवर्नर की बड़ी दुविधा है। शुभम, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया वो वही दुविधा है कि आरबीआई और सरकार के सुर अलग अलग हैं। अगर रिजर्व बैंक गवर्नर ये मान लेते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक सर्वे या सरकार के आकलन के हिसाब से 8 या 8.5% के आसपास रहने वाली है, तो इसका मतलब है कि ब्याज दरें कम रखने का दौर अब समाप्त हो गया है। दुनिया भर के जो भी बैंक्स या केंद्रीय बैंक ये घोषणा कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट से बाहर आ गई हैं, रोजगार बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब सस्ता कर्ज रखना मतलब महंगाई की आग में पेट्रोल डालना है। ये बेसिक थीसिस है, ये बेसिक थीसिस है जिसके आधार पर दुनिया में सस्ते कर्ज का दौर खत्म हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज की टाइटनिंग शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक की दुविधा यह है कि सर पर 12 लाख करोड़ का सरकार का बोरोइंग कार्यक्रम खड़ा हुआ है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए रिजर्व बैंक को यह कहना पड़ा कि नहीं, अर्थव्यवस्था में वैसी रिकवरी नहीं आ रही है जैसी रिकवरी बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखा रहा है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस बार 8-8.5% से बढ़ेगी। आरबीआई कह रहा है कि उससे करीब 1 से 1.5% नीचे रहेगी। संशोधित अनुमानों में हमेशा इससे और नीचे की बात आती है। और आरबीआई ने यहां आगे बढ़ते हुए यह संकेत दे दिया है शुभम कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, अर्थव्यवस्था के भीतर के कई सारे कारक अभी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग की जाए, मनी सप्लाई को टाइट किया जाए और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। अब यहां आप अपना खेमा चुन सकते हैं। यदि आप निर्मला सीतारमण का बजट अभी सुनकर उठे हैं या दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से उबर गई है, सारी चीजें बेहतर हो गई हैं, जीएसटी प्री कोविड लेवल से ज्यादा हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था में कई सारी चीजें कोविड से पहले की स्थिति में, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन है। पर अभी अगर आप आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी पढ़िए और उनके भाषण को सुनिए तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी हमारा एक पैर मुश्किल के गड्ढे में या गर्त में फंसा हुआ है। और यही वो दुविधा है जो शैलेंद्र के और गाइड वाले गीत से जाहिर होती है कि मैं गुबार हूं या तूफान हूं। तो हम उस गुबार से निकल आए हैं और तेजी के या की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ये दुविधा है। और इसी से आरबीआई के पूरे ब्याज दरों का या आरबीआई पॉलिसी का जो स्टांस है
वो डिसाइड हुआ और वो समझा जा सकता है। सर एक चीज मैं यहाँ समझना चाहूंगा, क्या दुविधा, क्योंकि अगर मैं अगला सवाल ब्याज दरों पर पूछूं तो ये दुविधा क्या इसलिए भी है कि अगर आरबीआई गवर्नर ये कह दें कि सब कुछ पहले जैसा हो गया सरकार की तरह, तो फिर ये दबाव होगा कि अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो ब्याज दरें बढ़ाइए। तो ये जो ब्याज दरें, क्योंकि आज भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं किया, ये मेरे ख्याल से 10वीं पॉलिसी है जहां नीतिगत दरों को जैसी थी वैसे ही रखा गया। पिछले 2 साल में ये कई बार कहा गया आरबीआई गवर्नर की ओर से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि अभी ग्रोथ को सपोर्ट करनी है इसलिए कर्ज सस्ता रखना है। तो ये सस्ता रहेगा कर्ज, अब ये मान लिया जाए? दुविधा यह है कि अगर रिजर्व बैंक गवर्नर ये कह देते कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से निकल आई है, अभी ग्रोथ का मोमेंटम मजबूत है, ग्रोथ की जड़ें ताकतवर हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये होता कि फिर तत्काल बाजार ये कहता कि आपके सर के पीछे जो बॉन्ड बाजार खड़ा हुआ है और जो लगातार महंगाई की तपिश से तप रहा है, अब इतना पैसा सिस्टम में डालने की क्या जरूरत है जब महंगाई की दर नई ऊंचाई पर जा रही है। समय पूरा हो गया, आपकी विटामिन पूरी हो गई। ओवर विटामिन का डोज देने से आदमी बीमार भी हो जाता है। अर्थव्यवस्था को एक सीमा से अधिक आप सस्ता क्रेडिट देंगे, सस्ता कर्ज देंगे तो मनी सप्लाई बढ़कर कहीं ना कहीं बबल क्रिएट करेगी। हो गया काम, अब दवा पूरी हो गई, अब बाहर निकाली, अर्थव्यवस्था स्वस्थ है, अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू करेगी। लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर ने स्पष्ट रूप से दोनों प्रमुख दरें, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे कोई बदलाव नहीं किया। और यह बदलाव इसलिए नहीं किया क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर को ब्याज दरें कम रखनी है सरकार के कर्ज कार्यक्रम के लिए। सरकार का कर्ज कार्यक्रम जो 12 लाख करोड़ का और राज्य सरकारों के कर्ज को जोड़ ले, तो अगर वो महंगा हुआ तो उसका असर घूमकर हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो ब्याज की देनदारी सरकार के ऊपर बढ़ेगी। और इससे ये संकेत मिला कि दुनिया भर के बैंक अपनी ब्याज दरों में जल्दी या पहले बढ़ोतरी करेंगे, आरबीआई उस कर्व से पीछे रहेगा, यानी उस कर्व के साथ नहीं रहेगा। इससे दूसरा संकेत यह भी मिला कि बांड बाजार थोड़ा ठंडा पड़ा, थोड़ी जो तेवर थे बांड बाजार के वो नरम पड़े। हमने देखा कि आज 10 साल की बॉन्ड यील्ड नीचे आई, लेकिन जो बात के संकेत मिले विशेषज्ञों से बात करके, बॉन्ड के ट्रेडर से बात करके, जिन पे हमने चर्चा की, उन्होंने बार बार इस बात का संकेत दिया कि भारत में बॉन्ड यील्ड 7% के आसपास ही रहेगी 10 साल की, उससे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है और भारत की महंगाई की दर में बढ़ोतरी होने की संभावना, जिस पर हम आगे इस कार्यक्रम में महंगाई पर अलग से चर्चा करेंगे। तो रिजर्व बैंक गवर्नर को सरकार के लिए कर्ज सस्ता रखने की वजह से यह स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार अभी उतनी तेज नहीं हुई है जितनी तेज होने की बात इकोनॉमिक सर्वे या सरकार ने या बजट में कही थी। बिल्कुल। तो यानी कि आप अंशुमान जी की बात से ये बात भी समझ सकते हैं कि आप कितना कर्ज ले लेंगे तो आपके लिए ये राहत छोटी हो सकती है, लेकिन सोचिए जिस सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना है, 12 लाख करोड़ का कर्ज लेना है, उसके लिए अगर कर्ज महंगा हो गया, उसके लिए अगर ब्याज दरें बढ़ गई तो शायद दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। सर मैं इस चीज को सही समझ रहा हूं कि हमारे आपके लिए अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या घटती हैं, आम जनता के लिए कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ईएमआई में 200 रुपए का अंतर, 300 रुपए का अंतर, ये मान सकते हैं कि ठीक है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी ब्याज दरों का बढ़ना एक चिंता हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी तो बोरोवर सरकार ही है। हाँ बिल्कुल सही शुभम। और अगर आप पूरा पिछले 2-3 साल का जो भारत का क्रेडिट प्रोफाइल देखिए, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल देखिए, उसमें रिटेल क्रेडिट लेने वाले लोग तो सबसे नीचे की कतार में आते हैं और उनका एक्सपोजर भी लिमिटेड है, हालांकि बड़ा है आबादी के लिहाज से, लेकिन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग कर्ज लेते हैं। दूसरे सबसे बड़े बारोवर कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट्स ने अभी अपने आप को डीलेवरेज किया है, बहुत सारा पैसा बैंकों को वापस किया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बारोइंग की, जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे। तो सरकार सबसे बड़ी बारोवर है और सरकार के बजट को पर दबाव ना आए ब्याज दरों का, इसलिए रिजर्व बैंक की यह जरूरत थी कि वो ब्याज दरों को अगले कम से कम 2 या 3 महीने तक और स्थिर रखे। हालांकि इससे हुआ क्या? इससे हुआ यह शुभम कि एक अनिश्चितता 3 महीने के लिए और बढ़ गई। बाजारों को यह लग रहा था कि कम से कम ट्रेजेक्ट्री को लेकर, ब्याज दरों की ट्रेजेक्ट्री को लेकर आरबीआई का स्टांस क्लियर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ रही, तो इसे आप लंबे समय तक तो नहीं टाल सकते। 3 महीने और, जून या जुलाई या अगस्त, इसके बाद यह स्पष्टता आएगी। तो 3 महीने के लिए अनिश्चितता बढ़ गई, लेकिन इन 3 महीने सरकार के लिए राहत की बात रही होगी। सरकार के कर्ज कार्यक्रम को शायद उतना महंगा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। हमारे आपके कर्ज की यहां तक बात है उसमें बैंकों के स्तर पर अब तय होगा कि वो क्या करना चाहते हैं,
क्योंकि हर बैंक की अपनी एक लागत है वो अपनी लागत के हिसाब से अगर ब्याज दरें बढ़ाएगा, अगर वो डिपॉजिट रेट्स अप कर रहा है और उस डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी, कोई आपकी जमा पर ब्याज दर में बढ़ोतरी को कर्ज पर ब्याज दर में बढ़ोतरी से में ट्रांसफर करना चाहेगा या पास ऑन करना चाहेगा तो वो कर सकता है। पर रिजर्व बैंक ने दो चीजें की हैं प्रत्यक्ष रूप से। एक, टॉप पॉलिसी रेट्स पर कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, जिसका बड़ा मैक्रो पिक्चर ये है जो हमने बताया कि इसके पीछे सरकार का कर्ज कार्यक्रम है। और बैंकों के स्तर पर हमेशा बैंकों को आज़ादी है कि वो आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ब्याज दरें तय करते रहें। तो सर, जिनको अगर कर्ज लेना है तो उनके लिए क्या सलाह है फिर? सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगले 2-3 महीने की विंडो और है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, अगर आपको किसको मकान के लिए, कार के लिए, एजुकेशन के लिए कर्ज लेना है, तो ये 2-3 महीने की विंडो हमारे सामने खुली हुई है। यहाँ से 3-4 महीने बाद भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक लंबा दौर आएगा ही। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको कर्ज लेना है तो आप तत्काल इस समय मौका उठाकर वो सस्ते कर्ज की विंडो की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, ये अंशुमान जी ने सबसे बिल्कुल जो निचोड़ के अंत में बात बताई वो ये कि अगर आपको कर्ज लेना, आप ये समझना चाहते हैं ब्याज दरों की रोशनी में कि हम क्या करें, तो अगर कर्ज लेना है तो अगले 2-3 महीने कर्ज सस्ता है, पॉकेट अलाउ कर रही है तो कर्ज ले लीजिए और जो भी अपनी ख्वाहिश है घर खरीदने की, कार खरीदने की, पूरी कर लीजिए। अब पॉलिसी के सबसे अहम आंकड़े पर चर्चा। जी हाँ, जो जुड़ा है महंगाई से। महंगाई की तीसरी किश्त आने वाली है। आप चौंक गए होंगे, भाई किश्त तो कर्ज की होती है। कोई नहीं, आप केवल 3 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 3 मिनट में मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए कि महंगाई की किश्तें कैसे आ रही हैं। महंगाई की तीसरी लहर आने वाली है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण सुना दिया, आरबीआई गवर्नर क्रेडिट पॉलिसी समझा गए, लेकिन महंगाई ऐसा मर्ज जिसकी वैक्सीन कहीं नहीं। तेल, साबुन, मंजन से लेकर रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम बीते 3 महीने में 2 बार बढ़ चुके हैं और तीसरी बढ़ोतरी की मुनादी भी पिट गई है। नवंबर और जनवरी में 2 बार दाम बढ़ाने के बाद एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां फिर दाम बढ़ाने जा रही हैं। वजह वही पुरानी है, महंगा कच्चा माल और इसकी वजह से कंपनियों के मार्जिन पर बढ़ता दबाव। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एरिक ब्रगैंजा का कहना है कि पिछले कुछ समय से प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी टलती जा रही है। इंडस्ट्री ने फेस्टिवल सीजन में डिमांड को कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए कीमत बढ़ाने के आइडिया को कुछ समय के लिए टाल दिया था, लेकिन अब इसे और नहीं टाला जा सकता। इस तिमाही में कीमत में 5% तक की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी आने से पहले कूलर और एसी का बाजार गर्म हो जाएगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बिजनेस हेड सलील कपूर कहते हैं कि प्लास्टिक, स्टील और कॉपर के दाम बढ़े हैं, इसलिए कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स के दाम 4 से 7% तक बढ़ाने वाली है। बिस्किट, नमकीन, तेल, साबुन बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां भी कतार में हैं। बिस्किट बनाने वाली दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया चौथी दफा दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी मार्च तक कीमतों में 10% तक इजाफा कर सकती है। कंपनी का कहना है कि चीनी, गेहूं, पाम ऑयल जैसे कच्चे माल महंगे हो गए हैं और मजबूरन दाम बढ़ाने होंगे। कंपनी 2021-22 की पहली तिमाही में 1%, दूसरी तिमाही में 4% और तीसरी तिमाही में 8% दाम बढ़ा चुकी है, यानी हर तिमाही में दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनियों के वॉल्यूम गिरने के बाद भी मुनाफे बढ़े हैं। वॉल्यूम गिरना यानी कंपनियों का माल कम बिका। ज्यादा चिंता गांव से है, वहां आय टूटने से मांग पर असर हुआ है। उधर डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा कहते हैं, कंपनी ने महंगाई के असर को कम करने के लिए सभी प्रोडक्ट्स रेंज के दाम बढ़ाए हैं। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में कंपनी ने हनीटस, पुदीन हरा और च्यवनप्राश की कीमत 10% तक बढ़ाई है। अब कंपनी एक बार फिर कीमतें बढ़ाने जा रही है। सौंदर्य के बाजार को भी महंगाई की नजर लग गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लॉरियल के लिए पेट्रोकेमिकल से जुड़े कच्चे माल की महंगाई सरदर्द बनी हुई है। कंपनी का कहना है कि महंगाई बढ़ने का ट्रेंड एक बड़ी चिंता है। लॉरियल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जैन कहते हैं, पिछले साल प्राइस हाइक का एक राउंड हो चुका है और अब दूसरा राउंड इस साल के मध्य तक पूरा होगा। अनुमान है कि कंपनी 5 से 6% तक दाम बढ़ा सकती है, यानी खाना पीना, सजना संवरना, घर, रसोई सब कुछ महंगाई की आंच में तपने वाले हैं और यही आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता है।
अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस महंगाई की किश्त की बात कर रहा था। सर, ये पैकेज सुनूं या आरबीआई की पॉलिसी सुनूं? आरबीआई गवर्नर तो ये कह रहे थे कि अगले साल तक महंगाई और काबू में आके 4.5% रह जाएगी, कोर इन्फ्लेशन भी हम काबू कर लेंगे। ये पैकेज बता रहा है कि विपुल भाई के वीओ में हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि घर, साबुन, तेल, मंजन, रसोई सबको महंगाई की नज़र लगने वाली है। रिजर्व बैंक गवर्नर का जो आकलन है वो बाजार को भी समझ में नहीं आया और बाकी सारे लोगों ने भी एक चम्मच चुटकी नमक के साथ उसको ग्रहण किया। या ये आंकड़े हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो कंपनियों के तरफ से हैं और अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की महंगाई पिछले 6 महीने में 7 महीने में किस तरह से बढ़ी है इसका पूरा आंकड़ा है मौजूद है। पर आरबीआई गवर्नर जब ये घोषणा कर रहे थे, बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बचाव करने की भी कोशिश की कि कुछ और चीज़ें जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उसी दिन सुबह देश को यह पता चला कि एक बड़ी एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि चुनाव खत्म होते ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप उस रोशनी में देखें, और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ोतरी का अनुमान लगाने के लिए किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव का कार्यक्रम देखने की जरूरत है और उसके आधार पर वे जान सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डिलाइट का ये अध्ययन हमारे पास आया। डिलाइट ने बताया कि आने वाले 1 महीने में जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 11 से 12% यानी 8 से 9 रुपए पर लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। शुभम, मनी सेंट्रल में हम लगातार तेल की कीमतों पर चर्चा के वक्त बताते रहे हैं कि जिस लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी हैं उसका जो वजन या उसका जो बोझ तेल कंपनियों ने अपने सर पर उठा रखा है, उसे पास ऑन करने के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ मतदान का दौर समाप्त होने का इंतजार कर रही है। भारत की समस्या यह है कि भारत अगर दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत 10% $10 बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर या जीडीपी पर करीब 0.3 से 0.35% का नेगेटिव असर पड़ता है। यानी अगर $10 पर बैरल पे क्रूड महंगा होता है और हम क्रूड की महंगाई पिछले दिनों से देख रहे हैं। तो ये तो पहला आंकड़ा था जिस आंकड़े की कोई झलक, कोई ध्वनि हमें नहीं दिखाई देती। ये बात जानने के लिए आपको आरबीआई गवर्नर से पूछने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसके लिए आरबीआई गवर्नर ने स्वयं इसे उसको में ध्यान नहीं रखा और शायद आने वाले समय में वो रिवाइज्ड चर्चा जब करेंगे अगली पॉलिसी में, जब अगली पॉलिसी आएगी 3 महीने बाद, तो हमें पता चलेगा कि शायद ये अनुमान संशोधित होगा कि इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल नहीं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र आरबीआई गवर्नर ने अपनी पिछली क्रेडिट पॉलिसी में किया था वो है टेलीकॉम के प्राइसेस बढ़ना। भारत के टेलीकॉम बाजार की सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने आज स्पष्ट रूप से कहा, और पहली बार इतना खुलकर किसी कंपनी ने कहा, आधिकारिक रूप से कहा कि अगले 3 महीने में हम मोबाइल के टैरिफ या बिल बढ़ाने वाले हैं। आमतौर पर कंपनियां चुपचाप कीमतों में बढ़ोतरी करती हैं, बताती नहीं है। एयरटेल ने बाकायदा तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, आंकड़ों के साथ, उनके सीईओ ने यह कहा कि आने वाले 3 महीने में हमारी एक और टैरिफ हाइक आने वाली है, क्योंकि उसकी वजह है कि उनका आरपू या जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो टूटा हुआ है। 5G के लिए उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना है आने वाले समय में, और इसलिए एक और बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर आप पिछले 6-7 महीनों में देखें तो पिछले 6-7 महीनों में क्या, बल्कि 1 साल के दौर में भारत में टेलीकॉम सर्विसेज की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। आरबीआई गवर्नर ने अपनी पिछली समीक्षा में इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में टेलीकॉम सर्विसेज भी महंगी हो रही, और अगर इन 2 महत्वपूर्ण सर्विसेज को हम इंक्लूड कर लें आरबीआई के प्रोजेक्शन में, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये थोड़ा इसको पचा पाना या हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्यूल की कीमतें बढ़ना पूरी अर्थव्यवस्था में एक तरह से महंगाई का नया दौर लेकर आएगा, और टेलीकॉम सर्विसेज की कीमतें बढ़ने का असर सबकी जेब पर होता है। तो इसलिए महंगाई के आंकड़े पर नज़र करीब से रखनी होगी। आरबीआई गवर्नर से अपेक्षा ये की जानी चाहिए थी कि वो महंगाई को लेकर थोड़ा और साफ गोई बरतेंगे, लेकिन शायद यहीं फिर वही दुविधा आती जिसका दुविधा का जिक्र हमने किया था कि अगर वो ये कहते कि महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर वो ब्याज दरें बढ़ाते नहीं रख सकते, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना पड़ता उनको। अगर वो ये कहते कि नहीं महंगाई में बढ़ोतरी होगी तो फिर रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी होना अवश्यंभावी था। तो उन्होंने 2 चीजों के बीच में संतुलन बिठाया। एक तरफ उन्होंने ग्रोथ में गिरावट पर सरकार से एक अलग सुर लिया, और महंगाई नहीं बढ़ेगी ये सरकार के लिए एक को राहत देने वाला या इकोनॉमिकली पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन जिसको कहते हैं कि आरबीआई गवर्नर को पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से भी करेक्ट होना जरूरी होता है, तो उन्होंने उसको राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ महंगाई का एक कंजर्वेटिव, एक थोड़ा सा अनुमानों से नीचे का आकलन पेश किया। यह है महंगाई के आंकड़े की आरबीआई का पूरा सच। बिल्कुल। तो अगर आपको महंगाई फील करनी है तो आप देखिएगा बिल,
अपने राशन के, अपने मोबाइल के, बीमा के और जो भी आप महीने का सामान खरीदते हैं उसके। और अगर आपको फील गुड चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा आरबीआई का ये आंकड़ा, तो आपके लिए फील गुड के लिए केवल अच्छा हो सकता है। अब दम साध कर बैठ जाइए और आरबीआई की जो आज क्रेडिट पॉलिसी है इसके सबसे 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 जरूरी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, जो है क्रिप्टो करेंसी। सर, क्रिप्टो करेंसी पे आज ये लग रहा था कि आरबीआई गवर्नर पूरे बॉक्सिंग के मूड में आए हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों से उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा आप अपने रिस्क पर पैसा लगाइए, डूब गया तो आपकी जिम्मेदारी। क्रिप्टो की तस्वीर अब पूरी तरह मान लूं कि साफ हो गई। हाँ शुभम, जब बजट आया था और हमने बहुत सारी कयास क्रिप्टो करेंसी के प्रावधानों को लेकर देखे थे, उस समय जो मनी सेंट्रल लोग रिकॉल कर सकते हैं, उसमें हमने कहा था कि सरकार के संकेत को समझिए। सरकार आपको ये कह रही है कि क्रिप्टो खतरनाक और जोखिम भरा निवेश है। हालांकि बहुत सारे क्रिप्टो इंथुजियास्ट इस बात पर जोर दे रहे थे कि नहीं, अब तो क्रिप्टो भी वैलिड हो गई, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। मुझे लगता है कि जो भी कुछ गफलत, भ्रम, संदेह था, रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज उसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया। एक तरह से रिजर्व बैंक गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को धो डाला आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्रिप्टो के पूरे परिदृश्य को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इस पर आरबीआई का स्टांस पूरी तरह क्लियर है। आप ध्यान से सुने कि उन्होंने कहा क्या क्या। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय बैंक का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि करेंसी के मामले में अंतिम फैसला केवल और केवल केंद्रीय बैंक लेता है, सरकार की सलाह से, लेकिन केंद्रीय बैंक लेता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। हम फिर रिपीट करते हैं, उन्होंने कहा कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इससे ज्यादा और खुलकर सीधे तौर पर आरबीआई गवर्नर कुछ नहीं कह सकता। और ये इसमें उसी शब्द की या उसी वाक्य की प्रतिध्वनि है जो आईएमएफ या दुनिया के बाकी केंद्रीय बैंक इसको कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स को अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो वो अपने योगक्षेम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, अपने हर्जे खर्चे के लिए कोई जिम्मेदार होंगे। यानी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की तो बात छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी आरबीआई कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। अब ये वो स्टांस है जिस स्टांस को आरबीआई ने एक तरह से सरकार का बिल लाने से पहले ही क्लियर कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को उन्होंने बिल पर टाल दिया था कि हमारा जो बिल आएगा उसमें क्रिप्टो करेंसी की स्थिति स्पष्ट होगी। भारत के केंद्रीय बैंक ने कह दिया कि तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने तो ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोग अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को या प्राइवेट करेंसी को मान्यता देने या स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इससे जो बात हम लोग चर्चा में कर रहे थे कि इस इशारे को समझिए, वो इशारा खुलकर सामने आ गया। सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। आज उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, और उसमें उन्होंने कहा कि ट्यूलिप का उदाहरण दिया। तो उदाहरण तो कोई और भी दिया जा सकता था, तो ट्यूलिप ही स्पेशली क्यों आरबीआई गवर्नर ने कहा? अब आरबीआई गवर्नर कहां से आ रहे थे और उन्होंने कैसे ये बात का उल्लेख किया? उन्होंने दुनिया के सबसे कुख्यात बबल का, जो सबसे कुख्यात बबल 17वीं सदी में हॉलैंड में हुआ था, उसका जिक्र किया। और क्रिप्टो करेंसी को जिसमें कि बहुत सारी संभावनाएं देखी जा रही हैं डिजिटली दुनिया में करेंसी होने की, उसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो ट्यूलिप भी नहीं है। 17वीं सदी में हॉलैंड में ट्यूलिप बबल हुआ था, जिसमें ट्यूलिप के बल्ब्स की कीमतें बढ़ गई थी। ट्यूलिप का बहुत छोटा इस्तेमाल आज भी और तब भी था, लेकिन हुआ यह था कि लोगों को अचानक आश्चर्यजनक रूप से ट्यूलिप की खरीद और बिक्री में लगा दिया गया था। यहां तक कि लोगों ने अपने कारोबार, काम धंधे, इंडस्ट्री बंद कर दी थी और ट्यूलिप में बहुत सारा पैसा गया था। और वो दुनिया के एसेट बबल की जो डायरी है या जो इतिहास है, उसमें सबसे कुख्यात बबल माना जाता है। तो आरबीआई गवर्नर ने शुभम इसे दुनिया के सबसे कुख्यात, जिसमें कोई साइंस नहीं थी, ट्यूलिप बबल में कोई इकोनॉमिक्स नहीं थी, ना वो कॉपर था, ना वो गोल्ड था, ना वो कोई मिनरल था, उससे जोड़ दिया है। और इससे स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो करेंसी को लेकर या भारत का केंद्रीय बैंक इसे विशुद्ध रूप से बबल मान रहा है, एसेट बबल मान रहा है। और ये एक और बड़ा संकेत है, एक और स्पष्ट संकेत है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कम से कम आरबीआई की निगाह में तो क्या है, हमें समझ लेना चाहिए। अब भी जो क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोग हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा इशारे या इससे ज़्यादा स्पष्टता क्या आ सकती है? कम से कम आरबीआई के गवर्नर से तो हम समझ ही सकते के बयान से तो हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, यानी आरबीआई गवर्नर ये कहना चाह रहे हैं क्रिप्टो निवेशकों से कि ये सब हवा है, कुछ भी नहीं है। सर, डिजिटल करेंसी पर भी आरबीआई गवर्नर ने
मुख्य बात कही, उन्होंने कहा हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर भी आज तस्वीर काफी साफ हो गई, कुछ हद तक साफ हुई शुभम। हम रेफर करेंगे कि हम लोगों ने इकोनॉमिका में एक बार चर्चा भी की थी इस पर, और मनी सेंट्रल में भी चर्चा की थी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तस्वीर क्या है। और यहाँ हमें बहुत उम्मीद थी कि आरबीआई गवर्नर कुछ तो उसका बड़ा मोटा मोटा खाका पेश करेंगे, और उन्होंने इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही जो हम बताना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में से डिजिटल करेंसी बिल्कुल अलग है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और सब आज ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी होगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में उन्होंने कहा कि इस पर काम अभी जारी है, जब लॉ आ जाएगा, कानून आ जाएगा और संशोधन हमारे सामने होगा तब हम इसे देखेंगे। इसका भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। एक चीज़ उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी कि भारत में सरकार की सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी कब तक आएगी और ये कैसे काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम रिटेल मॉडल पर और होलसेल मॉडल पर डिजिटल करेंसी के दोनों मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। अभी जिक्र हमने जिक्र किया था कि रिटेल मॉडल, और मनी सेंट्रल में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो रिटेल में होगी या होलसेल में होगी, इसको हम अभी काम कर रहे हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम किसी भी बाहरी एजेंसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित करने के लिए। हमने अभी ये भी तय नहीं किया है कि टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हमारे कौन होंगे जिनके साथ हम ये करेंगे। अभी हम सभी पॉसिबल टेक्नोलॉजीज को ट्राई करने के लिए हमने अपने आप को ओपन रखा है, हमारे विकल्प खुले हुए हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। यहाँ ध्यान रखें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये भी बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज खुलकर साफ तौर पर नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि अभी हम उन एजेंसीज के साथ, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के साथ बाद में इंगेज करेंगे, उनके साथ बाद में बात करेंगे जब हम इसका कानूनी ढांचा स्पष्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बजट से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तक आते आते हमारी बहुत सारी जो सवाल है ना वो एक तरह से खुलकर साफ हो गए हैं। ग्रोथ की तस्वीर को लेकर, ब्याज दरों की तस्वीर को लेकर, महंगाई की परिस्थिति को लेकर, और सबसे ज़्यादा भारत में क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर, जिसे लेकर हमने बजट के बाद बहुत सारी ऊहापोह, बहुत सारा असमंजस देखा था। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा मनी सेंट्रल, पॉलिसी सेंट्रल, जहां आपने आरबीआई पॉलिसी की से जुड़ी हर बड़ी बात को, ग्रोथ को, ब्याज दरों को, महंगाई को, क्रिप्टो को, डिजिटल करेंसी को अंशुमान जी के साथ बिल्कुल आर पार करके समझ लिया। 1 घंटे बाद यानी 10 बजे आप हमारा स्पेशल बुलेटिन 9 मिनट में हर बड़ी खबर मनी टाइम देखना मत भूलिएगा। अंशुमान जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ रात को 9 बजे मनी सेंट्रल में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोड